गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एजीपीएस। बच्चों, हमने जो है अनौपचारिकता संगठन के अंतर्गत पढ़े थे, उसी का आगे हम देखेंगे। आज जो है आपको जो इससे पढ़ा चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर याद रखोगे सब लोग, है ना। हम देखेंगे आज जो है अनौपचारिकता संगठन के लाभ के अंतर्गत जो है 7वें भाग में व्यवसायिक अध्ययन के अध्याय नंबर 5 के अंतर्गत। बच्चों चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। अनौपचारिक संगठनों के निम्न लाभ होते हैं। बच्चों ध्यान नहीं रखना, आप सभी को बार बार बोला जा रहा है, इसको अच्छे से जो हम भेजे जा रहे हैं उसको बार बार एक बार दोबारा पढ़ पढ़ कर देखें, आपको ऐसे ही पूरा क्वेश्चन इसमें से याद हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आइए देखिए ध्यान से, हम सभी बच्चों को बार बार बोला जाता है, अच्छे से इसको देखिए समझिए और एक बार अपने मन से इसको दोहराइए, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए देखेंगे अनौपचारिक संगठन के निम्न लाभ होते हैं। पहला, ये संगठन औपचारिक संगठनों की कमियों को पूरा करता है, जो औपचारिकता जो रहता है उनको पूरा करता है संगठन। दूसरा बच्चों, यहाँ पर कर्मचारियों और सदस्यों में आपसी तालमेल सुदृढ़ होता है। जैसे चोरों का संगठन, अवैधानिक कार्य के लिए बने संगठन। दूसरा देखेंगे बच्चों, इन संगठनों का संदेश वाहन एवं समन्वय अत्यधिक मजबूत होता है। चौथा, ये संगठन व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करते हैं सेम के लिए। पांचवा, आपसी सहयोग बहुत अधिक होता है इसमें, एक दूसरे से समस्त सदस्यों के कार्य करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है ना। इसमें अनौपचारिकता के लाभ के अंतर्गत अगला बच्चों, यहाँ पर जो कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रेरणा स्वतः ही मिलती रहती है उसको कार्य के प्रति। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर अनौपचारिक संगठन के दोष के अंतर्गत डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठनों में निम्नलिखित दोष होते हैं। पहला, इन संगठनों से गैर कानूनी कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, ये संगठन कभी कभी गैर सामाजिक और गैर प्रजातांत्रिक होते हैं, जैसे आतंकवादी संगठन इसमें शामिल होते हैं। अगला देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर, ये संगठन कभी कभी भ्रम, अफवाह, है ना, रूमर्स फैलाकर समाज में विनाशकारी कार्य, है ना, कर बैठते हैं। अगला बच्चों पाँचवें नंबर, चौथा नंबर, उच्च प्रबंध का ये संगठन विरोध करते हैं, बड़े प्रबंध को लिए, है ना। पांचवा है कर्मचारियों की मित्रता समन्वय, यदि शत्रुता में बदल जाए तो एक दूसरे को नष्ट करने से नहीं चूकते। ये है जो है अनौपचारिकता संगठन कहलाया जाता है। निष्कर्ष में है कॉन्सुलेशन, प्रायः सभी संगठनों में लाभ या दोष व्याप्त होते हैं, प्रायः अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन के पूरक माने जाते हैं। अनौपचारिक संगठन जो है औपचारिक संगठन के पूरे माने जाते, तो उल्टा माना जाता है। अब आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर औपचारिक जो है अनौपचारिक संगठन में अंतर। तो सबसे पहले देखें उत्पत्ति में बताया है, सबसे पहले औपचारिकता संगठन की उत्पत्ति एक निश्चित योजना के तहत होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण या उनकी उत्पत्ति संयोग व स्वतः ही हो जाती है। ये जो है निश्चित योजना के तहत होती है, ये जो है स्वतः हो जाती है यहाँ पर। दूसरा है उद्देश्य, औपचारिक संगठन का पूर्ण निर्धारित रचनात्मक एवं विकास मूलक उद्देश्य, मतलब एक जो भी कार्य करता है उसका उद्देश्य होता है। देखिए अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य समाज सेवा या मानसिक संतुष्टि देना होता है बस। आकार, औपचारिक संगठन का आकार बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार जो है तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी छोटा होता है। स्थायित्व, मतलब औपचारिकता संगठन स्थिर व लंबे समय के लिए होता है, जबकि अनौपचारिकता संगठन की कोई निश्चित अवधि ना होकर ये अत्यंत अल्पकालीन के लिए होते हैं। पांचवा है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे संबंध। अनौपचारिक संगठन के सदस्यों का संबंध अव्यक्तिगत औपचारिक ही होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन के संबंध व्यक्तिगत होता है। पर नियम देखेंगे वह छठवें नंबर में, औपचारिक संगठन के पूरे नियम होते हैं जो लिखित होते हैं, अनौपचारिक संगठन में नियम अपूर्ण एवं अलिखित होते हैं बच्चों, है। सातवां देखेंगे आवश्यकता, औपचारिक संगठनों का निर्माण करना प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का निर्माण ऐच्छिक होता है। यहाँ पर आठवां देखेंगे महत्व के अंतर्गत, औपचारिक संगठन में पद महत्वपूर्ण होता है तथा पद के अनुरूप ही कार्य का सत्ता या कार्य का अधिकार का सत्ता हस्तांतरित होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, इसमें अधिकार सत्ता का हस्तांतरण कभी कभी समतल हो जाता है, बराबर हो जाता है। नौवां है रूप, इसमें जो है औपचारिक संगठन का रूप लिखित एवं आदर्श होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का रूप अलिखित एवं वास्तविक होता है बच्चा। ठीक है, अगला देखते हैं अधिकारों का अंतरण या प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण, डेलीगेशंस ऑफ
अथॉरिटी एंड डिस सिटी, है ना, सेंट्रलाइजेशन। तो अधिकारों के अंतरण का अर्थ बताया गया है। मीनिंग ऑफ डिलाइजेशन का ऑफ अथॉरिटी, है ना, अथॉरिटी मतलब अंतरण के लिए प्रत्यायोजन या भारण फण शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसको पूर्ण करना, भारण फण शाब्दिक अर्थ सरल भार का अर्पण करने से, मतलब उसको पूर्ण करना, भरण कर, या अन्य शब्दों में कार्य का भार अन्य व्यक्ति को सौंपना, मतलब उसको जो है पूर्ण करना, मतलब उसको कार्य सौंपने के, कार्य पूर्ण करे से। संक्षेप में, जब किसी एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकार किसी अन्य अधिकार को इस उद्देश्य से सौंपा जाए कि वो अधिकारों के अनुरूप कर्तव्य करेगा, तो इसे अधिकारों का प्रत्ययोजन कहा जाता है बच्चों। अगला देखेंगे, कभी कभी यहाँ पर जो है उच्च अधिकारी के पास अत्यधिक कार्य होता है और समय अभाव के कारण उन सभी कार्यों को वह अधिकारी पूरा करने में असमर्थ रहता है। तो कभी कभी क्या, कारोबार के बढ़ जाने से भी कार्य क्या बोझ अत्यधिक हो जाता है। तब ऐसी दशा में अपने कार्य को किसी अन्य अधिकारी या अधीनस्थ को सौंप देता है। इन कार्यों को सौंपने के साथ साथ उनके क्रियान्वयन के लिए अधिकार भी सौंपे जाते हैं, मतलब उसको कर्तव्य दिया जाता है क्या करना है आपको। इसे अधिकारों का भारण, है ना, भारणपण कहा जाता है। अधिकारों को सौंपने के साथ ही उन कार्यों के लिए जवाबदेह हो जाता है। यह बिल्कुल हास्यास्पद होगा कि कोई कनिष्ठ जो अधिकारी अपना कार्यभार किसी वरिष्ठ को सौंप देता है। A.G. म्यूरे सुंदर ढंग से भारणपण के मर्म को परिभाषित किया है, उसके बारे में बताया गया है। तो भारणपण से आशा है दूसरों को कार्य सौंपने, मतलब अपने जो भार उसको कम करना, इस कार्य को करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। स्पष्टता है, कार्य सौंपना अपर्याप्त कार्य होगा यदि उसके साथ तुल्य जो है अधिकार ना सौंपा जाए, मतलब खाली उसको कार्य के लिए सौंपा जाए लेकिन उसको अधिकार ना दिया जाए तो कोई महत्व नहीं होता। थ्यूमन हेमन की धारणा है ना, अधिकार के भारणपण से तात्पर्य केवल अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर काम करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। सीमाओं का निर्धारण जो है अधिकार सौंपने वाला करता है। भारणपण को महिमांडित करते हुए एलन कहते हैं, भारणपण प्रबंध का गति विज्ञान है। मैकफार्लेन के अनुसार भारणपण में कर्तव्य, उत्तरदायित्व और अधिकार हस्तांतरण की प्रक्रिया शामिल है। तो आइए देखते हैं इसमें परिभाषा एक देखेंगे बच्चों, आप बाकी आप खुद पढ़ेंगे, है ना। प्रोफेसर थ्यू हेमन के अनुसार जो बताया गया है, अधिकारों का भारणपण से आशा अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य का अधिकार प्रदान किया जाने से है, मतलब अपने कार्य को दूसरों में सौंपकर उनको अधिकार का क्या करना चाहिए, देने से बताया गया बच्चों, ताकि अपने जो भार है वो कम कर सके, ताकि आवश्यक से अधिक कार्य पूर्ण हो सके। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत जो बताया उसको देख लेते हैं। सुटेबल डेफिनेशन के अंतर्गत, भारणपण का अर्थ प्राप्त अधिकारों को दूसरे को सौंपने से, जिसके आधार पर कोई अधिकारी अपने कार्य को किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंपा जाता है, मतलब, है ना। तो इस प्रकार ताकि संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर कर सके। अगले भारणपण की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिलाइजेशन। तो भारणपण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिकार अथवा सत्ता का एक अंश दूसरे को सौंपा जाता है। दूसरा, यह ऊपर से नीचे की ओर जाता है। यह तीसरा नंबर, यह अधिकारों का वितरण ना होकर विकेंद्रीकरण होता है एक जगह दूसरी जगह। चौथा है, भारणपण अस्थायी एवं है ना, सतर्क होता है। पांचवा, अधिकार का अधिकार सौंपा जाता है, ना कि पद का। छठवां यहाँ पर देखेंगे, छोटे उपक्रमों के लिए प्रणाली व्ययपूर्ण जो है, प्रणाली जो व्ययपूर्ण है, मतलब खर्चीला है, मतलब एक को काम दूसरा दिया जा रहा है वहाँ पर खर्चीला हो जाता है। यहाँ पर भारणपण की प्रकृति, नेचर ऑफ रिलाइजेशन, तो इसमें भारणपण के बिना संगठन की उचित जो है रचना व उसका विकास समय समय पर करना कठिन होता है। भारणपण में कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थों को अपने समस्त अधिकारों को नहीं सौंप सकता, अपितु अपने अधिकारों को कुछ भाग ही आंतरित करता है, मतलब दूसरे को देता है। इस संबंध में विथल का कथन सत्य है, अधिकार का पूर्ण रूपेण अंतरण कभी नहीं किया जा सकता, मतलब अपने अधिकार को दूसरों को पूरा नहीं दिया जाता, उन्हें केवल बांटा जा सकता है। तो भारणपण उन्हीं अधिकारों को किया जाता है जो अधिकार उसे पूर्ण रूप से प्रदत्त है। किसी संगठन को सफलतापूर्वक संचालित करने एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु भारणपण अवश्य ही नहीं अनिवार्य है, मतलब उसको कार्य को बढ़ाना है। तो सत्ता का भारणपण ऊपर से नीचे की ओर तथा जवाबदेही नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होता है। तब ध्यान रखेंगे, सत्ता का भारण जो होता है ऊपर से नीचे की ओर तथा जवाबदेही जो है नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं।
तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भरणपोषण कर देने से भरणकर्ता जो है किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। अधीनस्थ के कार्यों कर्तव्य त्रुटि व सत्ता के प्रयोग के लिए अंतिम रूप से भरणकर्ता ही जवाबदारी होगा बच्चों, है ना। अगला देखेंगे, मैं ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग जो है भरणपोषण के प्रकार। भरणपोषण के निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला, सामान्य अथवा निश्चित भारण। दूसरा है लिखित अथवा मौखिक भारण, है ना, भरणपोषण। तीसरा है औपचारिक अथवा अनौपचारिक भरणपोषण। तो अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे भरणपोषण के कार्य को स्वभाव के दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। प्रशासनिक भरणपोषण मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेगेशन। जब कोई प्रशासनिक कार्य के अधिकार प्रत्योजित किया जाते हैं तो उसे प्रशासनिक भरणपोषण कहते हैं। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत सामान्य दिनचर्या के कार्य व अनुशासन संबंधित कार्य आते हैं। सभी को मालूम होता है, इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता। क्रियात्मक भरणपोषण फंक्शनल, है ना, डिजिटलाइजेशन। जब क्रय विक्रय विपणन वित्त उत्पादन विज्ञापन आदि संबंधित कार्यों का प्रत्योजन किया जाता है तब इसे क्रियात्मक भरण कहते हैं, मतलब क्रियाओं के द्वारा। इसे कार्यकारी भरण भी कहा जाता है। यह भरण संगठन की नीति व लक्ष्यों से जुड़ा रहता है। साथ ही वित्त जो भरणपोषण के कारण कभी कभी समस्या पैदा हो जाती है, अतः इस भरणपोषण को अच्छे से सोच विचार कर करना चाहिए। भौगोलिक भरणपोषण मतलब जियोग्राफिकल डिलेगेशन। जब कोई कार्य कारोबार विस्तृत मात्रा में राष्ट्रव्यापी होता है तब कार्यों को सुगम ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्योजन किया जाता है, उसको अलग अपने बांट दिया जाता है। इस भरणपोषण में क्रियात्मक और प्रशासनिक भरण को शामिल कर लिया जाता है। तकनीकी भरणपोषण, है ना, तो टेक्निकल जो है डिलेगेशन। तो जब किसी विशेष तकनीकी कार्य का भरण किया जाए, जैसे पेंटिंग कार्य है, मोटर इंजन का काम या कोई योजनाएं तैयार करने का काम आदि हो, तो इसे तकनीकी भरणपोषण कहा जाता है। मतलब तकनीकी मतलब सोच विचार। यह भरणपोषण मात्र विशिष्ट कार्यों का ही होता है ना। अगला देखेंगे हम, बच्चे को कुछ बताया गया है भरणपोषण का महत्व। भरणपोषण जो है भरणपोषण प्रबंधन की एक आवश्यक तकनीकी। भरणपोषण के द्वारा कार्य को कम कर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान लगाया जाता है ताकि उसको काम को कम होकर दूसरे कार्य में लगाया जाए। दूसरों से कार्य कराने के लिए भरणपोषण आवश्यक है। इस संबंध में कूटज एवं ओ डोनेल का कथन महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अधिकार प्रबंधन के कार्य की पूंजी है उसी प्रकार अधिकारों का भरणपोषण जो है संगठन की कुंजी है। भरणपोषण का महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। पहला देखते हैं प्रबंधकों की कार्य क्षमता वृद्धि। इससे क्या हो, प्रबंधन कार्य में भी वृद्धि होता है। प्रायः जो प्रबंधकों या अन्य अधिकारियों के पास कम महत्वपूर्ण व अधिक महत्वपूर्ण सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने का दायित्व रहता है, ऐसी स्थिति में कम महत्व के कार्यों को हस्तांतरण कर अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए पुनः समय मिल जाता है। ऐसे कार्य से प्रबंधक कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगला देखेंगे बच्चों अधीनस्थों का विकास। मतलब अधीनस्थों को जब कोई कार्य जो है उच्च कार्य जो करने का दायित्व सौंपा जाता है तब वे काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में उनका कार्य के प्रति मनोबल तो बढ़ता है, कार्य करने में उनकी रुचि लेते हैं। नए कार्यों को संपन्न करने का प्रयास लगातार जारी रहता है। इससे अधीनस्थों का विकास क्रम जारी रहता है। अब अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर अभिप्रेरण का माध्यम। मतलब वो प्रेरित करना, वहाँ पर उत्साहित करना। अधिकारों को अंतरण से उच्च अधिकारी व अधीनस्थ में कार्य के प्रति जो है ना, कार्य के प्रति जो है प्रेरणा जागृत करने का अवसर मिलता है। उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण उच्च कार्य करने का भरपूर समय मिलता है। इससे ये और नए कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरह अधीनस्थ उच्च कार्य को करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इससे वे भी कार्य के प्रति प्रेरित होते हैं। ठीक है। अगला देखिए नवीन विचारों को प्रोत्साहन। मतलब नए नए कार्य भरणपन से अधीनस्थों में आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य को करने के लिए नए नए विचार की उत्पत्ति होती है। विचार सकारात्मक होने पर भविष्य में ऐसे नवीन विचारों का प्रोत्साहन मिलता है। पांचवा है कार्यों का शीघ्र संपादन। मतलब प्रायः अधिकारियों के पास इतना अधिक कार्य हो जाता है कि उनके कार्यों का क्रियान्वयन एवं संपादन समय पर नहीं हो पाता। ऐसी दशा में समय पर पूर्ण कार्य करने हेतु एकमात्र विकल्प कार्य का होता है भरणपोषण। भरणपोषण के कार्य अधीनस्थ या किसी अन्य समक्ष अधिकारों को सौंपकर शीघ्र कार्य किया जाता है। मतलब अपने कार्य को कम कर उनके कार्य के प्रति लगन बढ़ाया जाए। आज के लिए बेटा गुड डे। अगर जो है भरणपोषण में कठिनाई रुकावट और समस्या के बारे में नेक्स्ट भाग में आपको पढ़ेंगे।